टैलेंट स्काउट और का चेहरे पर थोड़ी देर के लिए गुस्सा दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गई। अब जब वो वापस आ गया था, वो अपनी पहले की गई गलतियों को सुधारना चाहता था। मीना आंटी, मुझे पता है कि ये साल आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल रहे हैं। मैंने बहुत सारी चीजें ठीक कर दी हैं, अब बस कुछ ही चीजें ही बाकी हैं और मैं उन्हें भी जल्दी निपटा दूंगा। आज से आपको और दिक्कतें नहीं सहनी पड़ेंगी। शौर्य ने कहा, तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, लेकिन प्लीज भीसो सिंडिकेट वालों से बचकर रहना। मैं कुछ खाना बनाती हूँ और फिर हम बैठकर सोचेंगे कि हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए, मीना ने कहा। इस बात को सुनकर शौर्य थोड़ी सी के लिए चौंक गया। भीसो सिंडिकेट के साथ तुमने जो परेशानी खड़ी करी है, वो लोग उसे नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करेंगे और वो लोग जरूर बदला लेने आएंगे, मीना ने चिंता से भरी आवाज में समझाया। उसे शक था कि क्या शौर्य इस सिचुएशन को संभाल पाएगा या नहीं। उसकी चिंता आप मत करिए, भीसो सिंडिकेट मेरे लिए एक छोटी सी चींटी के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं इससे चुटकी बजाकर खत्म कर सकता हूँ, शौर्य ने बड़े ही शांत स्वभाव में कहा, जो उसकी कॉन्फिडेंस को दर्शा रहा था, जिससे मीना को कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि वो एक बहुत बड़ी ताकत की मौजूदगी में है। हाँ, लेकिन सावधान रहना हमेशा बेहतर होता है, मीना ने कहा। ऐसा नहीं था कि उसे शौर्य की काबिलियत पर भरोसा नहीं था, उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो भी भीसो सिंडिकेट की खतरनाक ताकत के बारे में भली भांति जानती थी। नॉर्मल कपड़ों में अकेले ही घर के सारे काम करते हुए मीना को देख शौर्य के अंदर फीलिंग्स की लहर दौड़ पड़ी। मीना, जो कभी उसके परिवार की एक इज्जतदार बॉडीगार्ड हुआ करती थी, वो आज बस एक मामूली इंसान बनकर रह गई थी। कुछ ही देर में मीना ने समोसे का एक कटोरा टेबल पर रखा। जब उसने शौर्य के चेहरे पर हुए बदलाव को देखा तो एक मुस्कान के साथ कहा, चलो खाना शुरू करो, मेरे समोसे इस जगह के बेस्ट माने जाते हैं। जब शौर्य समोसे खा रहा था तब वो इतना भावुक हो गया था कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी आंगन से एक आवाज गूंजी, माँ, आज आपने दुकान इतनी जल्दी क्यों बंद कर दी? दरवाजा खुला और एक लड़की घर के अंदर आई। वो लगभग 20 साल की लग रही थी और उसके बाल लंबे थे। उसने एक बहुत ही सुंदर सी येलो कलर की कुर्ती पहनी हुई थी, जो उसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा रही थी। माँ, यह कौन है? जब उसने शौर्य, जो उसके लिए अजान था, उसे देखा तो वो एक कदम पीछे हट गई और हैरानी से मीना की और देखने लगी। घबराओ मत लावण्या बेटी, ये शौर्य है, वो तुम्हारे भाई जैसा है। शौर्य, उसका नाम सुनते ही लावण्या का बर्ताव भड़कीला हो गया और उसकी आंखों में नफरत झलक रही थी। क्या हुआ? तुम इतनी ज्यादा भड़क क्यों रही हो? जाओ और उससे माफी मांगो। माफी? आखिर किस बात की माफी? माफी तो उससे हमसे मांगनी चाहिए माँ। क्या उसके परिवार की वजह से हम पर जो मुसीबतें आई हैं वो उसे चुका पाएगा? लावण्या, बस बहुत हो गया। मीना इस बात से परेशान हो गई और लावण्या को डांटा। माँ, आप भी उसकी साइड ले रही हैं? क्या हमने उसके लिए जो बलिदान दिए हैं उसके बारे में उसे पता है? क्या आपको याद नहीं है कि आपने उसे बचाते समय अपना हाथ कैसे खो दिया था? उस रात आग में उसके ऊपर चाट गिरने वाली थी, लेकिन उसे बचाने की कोशिश में आपका हाथ उसके नीचे आ गया। क्या आप तब से लेकर आज तक हमारी मुसीबतों को भूल गई हैं? जब लावण्या ने उसकी जिंदगी की दिक्कतों को याद किया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मीना और लावण्या के दर्द को देखकर शौर्य भारी मन से बोला, मुझे सच में खेद है मीना आंटी। लावण्या, लेकिन अब जब मैं यहाँ गया हूँ तो मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम दोनों पर कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। सच में? तुम ये सब अकेले ही संभाल लोगे? हमें तुम्हारे इन झूठे वादों की जरूरत नहीं है, प्लीज बस यहाँ से चले जाओ। लावण्या ने नफरत से भरी नजरों से शौर्य को देखते हुए जवाब दिया। लावण्या, अब बस भी करो। ये सुनने के बाद मीना ने लावण्या के गाल पर थप्पड़ मारा, जिससे लावण्या चौंक कर वहीं पर खड़ी रह गई। थोड़ी देर बाद आंखों में आंसू लेकर उसने कहा, माँ, आपने मुझे मारा। बचपन से लेकर आज तक आपने मुझ पर कभी भी हाथ नहीं उठाया था, लेकिन आज बस इसके लिए। ये कहने के बाद लावण्या अपने कमरे में भाग गई और उसके बाद उसका दरवाजा बंद कर दिया। मीना अभी भी वहीं अपना हाथ उठाए खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर पछतावे और उलझन दोनों दिख रहे थे। हालांकि लावण्या उसकी बेटी नहीं थी, लेकिन उसने उसे बहुत ही लाड प्यार से पाला था और उसके ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाया था। मीना आंटी, कोई बात नहीं। शौर्य, वो तो सिर्फ एक बच्ची है जिसे मैंने ही बिगड़ा है।
उसकी बातों को दिल पर मत लेना, मीना ने आंखों में चिंता लेकर कहा। शौर्य भी सू सिंडिकेट के खिलाफ खड़ा था। उसके परिवार के मीना के ऊपर बहुत एहसान थे जिसे चुकाने के लिए मैं मीना अपनी जान तक भी देने को तैयार थी, लेकिन उसे शौर्य की जान की परवाह थी। जब मीना खाने के बाद साफ सफाई कर रही थी तब शौर्य बाहर आंगन में गया और अपने मोबाइल पर एक नंबर डायल किया। जरा इस भी सू सिंडिकेट के बारे में जानकारी पता लगाओ और स्ट्रीट डॉक्टर को जल्दी बुलाओ। समझ गया सर, साथ ही आपके रहने की भी अरेंजमेंट्स कर दी गई हैं। प्लीज बस मुझे एड्रेस भेज दो। शौर्य ने जल्दी से कॉल काट दिया। बर्तन धोने के बाद मीना शौर्य के पास आई और कहा, शौर्य, हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। मुझे बाजार में थोड़ा काम है। मेरे आने के बाद हम तीनों साथ में निकलेंगे। तब तक लावण्या की देखभाल करी, यूज कहीं इधर उधर जाने मत देना। शौर्य ने मीना को परेशान किए बिना अपना सर हिलाया। जैसे ही मीना बाहर गई, लावण्या के कमरे का दरवाजा खुला। उसने शौर्य को नाराजगी से भरी नजरों से देखा और फिर वहां से जाने की कोशिश करने लगी। लावण्या का रूप उसके पिछले रूप से बहुत अलग लग रहा था। वो अब कुर्ती में नहीं बल्कि जीन्स और शर्ट में थी। शौर्य ने जब उसे देखा तो वो थोड़ा चौंक गया और पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? लावण्या वो उसे रोक बिना नहीं रह सका। क्या तुम अभी खुद को बख्शी परिवार के बड़े बेटे के रूप में देखते हो? क्या तुम अब मेरी जिंदगी के अपनी तरह से चलाना चाहते हो? शौर्य से बात करते हुए वो थोड़ी नरम पड़ गई। उसे वो पल याद आ रहे थे जब उसका परिवार शौर्य की वजह से इतनी दिक्कतों से गुजर रहा था। ऐसा नहीं है लावण्या, आंटी ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और तुम्हें कहीं इधर उधर ना जाने दूं। जब आंटी आएंगी तब तुम उनसे पूछकर जहां जाना है जा सकती हो। बस अभी उनका इंतजार कर लो। शौर्य ने चिंता से भरी आवाज में कहा, ये मेरी जिंदगी है, तुम्हारी नहीं। शौर्य, मैं चाहती जॉन कि तुम हमारे घर से चले जाओ। हम अब और ज्यादा मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते, प्लीज। लावण्या, मैं कोई बोझ बनने के लिए नहीं आया हूँ। मैं इसलिए लौटा हूँ ताकि मैं ये देख सकूं कि तुम्हें और मीना आंटी को और ज्यादा दिक्कतें न सहनी पड़े। अब जब मैं यहाँ हूँ कोई भी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा, शौर्य ने जवाब दिया। लावण्या ने खुद को संभालने के लिए कुछ पल लिए और जवाब दिया, भाई, सिर्फ अच्छे इरादों से एक अच्छी जिंदगी नहीं बनती है, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्या तुम इस दुनिया में बचे रहने के संघर्ष को समझते हो? ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे कोई अमीर घर का बड़ा बेटा जिसे हर चीज दे दी गई हो वो समझ पाए। उनकी बातचीत के बीच में एक लग्जरी कार उन दोनों के सामने आकर रुकी और डिजाइनर कपड़े पहने हुए एक आदमी उससे बाहर निकला। उसके बर्ताव से ये पता चल रहा था कि वो एक बहुत अमीर परिवार से था। जब वो आंगन के अंदर गया तो स्टाइलिश कपड़ों में लावण्या को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। इस आदमी ने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे और बहुत एक्साइटेड लग रहा था। ये कौन है? लावण्या शौर्य को देखने के बाद उस आदमी ने एक दोस्ताना मुस्कान के साथ पूछा। वो मेरा चचेरा भाई है, लावण्या ने शौर्य को एक अजीब नजर से देखते हुए कहा। चचेरा भाई? शौर्य अपनी हैरानी छुपा नहीं पाया। हेलो, मेरा नाम विवेक कुमार है। आदर्श मीडिया का मैनेजर विवेक ने अपने हाथ में पहनी हुई सोने की अंगूठी दिखाते हुए शौर्य से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। विवेक को आदर्श मीडिया, भले ही वो इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी, पर गर्व था। आदर्श मीडिया ये सुनकर शौर्य हैरान रह गया। दरअसल आदर्श मीडिया चतुर्वेदी परिवार के पास मौजूद अरबों रुपयों की प्रॉपर्टियों में से एक थी। विवेक के पैसों की शो ऑफ करने की इस हरकत से लावण्या थोड़ी सी नाखुश दिखी। उसने शौर्य को इसके बारे धीरे से बताया। आदर्श मीडिया चतुर्वेदी परिवार की कंपनी है। यह सुनने के बाद शौर्य की आंखों में थोड़ी देर के लिए गुस्सा दिखाई दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो गायब भी हो गया। लेकिन उसने विवेक से हाथ नहीं मिलाया। चलो भी लावण्या, मिस्टर चतुर्वेदी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मैं आखिरकार तुम्हारे लिए यह मीटिंग अरेंज करने में कामयाब रहा। इसे मिस करना बहुत शर्म की बात होगी। तुम्हें तो पता ही है कि मिस्टर चतुर्वेदी कितने बिजी आदमी हैं। विवेक ने अजीब तरीके से अपने हाथों को पीछे खींचकर लावण्या से कहा। ठीक है, चलो चलते हैं। विवेक, लावण्या एक मुस्कान के साथ विवेक के पीछे पीछे आंगन से बाहर चली गई। रुको, मुझे लगता है कि मुझे भी साथ चलना चाहिए, बस ये देखने के लिए कि वहाँ के हालात कैसे हैं, शौर्य ने उनके पीछे पीछे बाहर जाते हुए कहा। अरे शौर्य, तुम मेरे साथ भला क्यों आना चाहते हो? मैं एक मीटिंग में जा रही हूँ, कोई फैमिली डिनर पर नहीं, लावण्या ने परेशान होकर कहा।
तुम्हारी माँ ने मुझे तुम पर नजर रखने के लिए कहा है। ठीक है, ठीक है, मैं हार मानती हूँ। लावण्या ने आह भरी और फिर एक शर्मिंदगी से भरी मुस्कान के साथ विवेक की ओर मुड़ी। विवेक एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर एक मजबूर मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम्हारा भाई इतना ही एक्साइटेड है तो उसे आने दो। बस यह ध्यान रखना कि वो गाड़ी को गंदा न करे। ये के नया मॉडल है और मैंने इसे खरीदने में बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं, विवेक ने शो ऑफ करते हुए कहा। वाह, क्या सच में? मैं पहले कभी भी इतनी महंगी कार में नहीं बैठा। शौर्य ने गाड़ी में बैठे हुए विवेक को चिढ़ाया। उसके बाद विवेक ने लावण्या को भी कार में बैठने का इशारा किया। लावण्या, ये ध्यान में रखना कि तुम्हें मिस्टर चतुर्वेदी के सामने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। यह तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, समझी? विवेक ने कार स्टार्ट करते हुए कहा। हाँ, मैं समझ गई विवेक। लावण्या ने आदर्श मीडिया के अंदर अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत सावधानी से तैयारी की थी। उसने अपनी मां और खुद की जिंदगी की बेहतर बनाने के लिए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए अपने स्किल्स को काफी निखारा था। विवेक, क्या हम आदर्श मीडिया के ऑफिस नहीं जा रहे थे? हम ये किस जगह पर आ गए? यह तो आदर्श मीडिया के ऑफिस का रास्ता नहीं लगा रहा। लावण्या के उलझन साफ थी, क्योंकि विवेक ने आदर्श मीडिया के ऑफिस जाने की बजाय कार को रॉयल आर्किड होटल की ओर मोड़ दिया था। यह देखते हुए शौर्य को शक होने लगा, लेकिन वो बाहर से शांत है। लावण्या, मिस्टर चतुर्वेदी यहाँ कुछ कलीग्स के साथ खाना खा रहे हैं। उन्होंने मुझे तुम्हें सीधे उनके पास लाने के लिए कहा था, विवेक ने इंजन बंद करते हुए समझाया और उसकी और एक मुस्कान के साथ। ठीक है, लावण्या ने धीरे से कहा। उसकी बेचैनी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकली, उसने देखा कि शौर्य उसे आधी अधूरी मुस्कुराहट के साथ देख रहा था। सुनो, जैसे ही हम अंदर कदम रखेंगे तुम अंदर नहीं आओगे, तुम बाहर ही रुकोगे और कोई भी परेशानी खड़ी करने के बारे में सोचना भी मत, समझे? लावण्या ने उसे घूरा और कहा। शौर्य ने बस अपना सर हिलाया। उसे पता था कि लावण्या आमतौर पर ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी। उसने बस अच्छी फर्स्ट इम्प्रेशन के लिए शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी, लेकिन शौर्य को ये पता था कि बॉलीवुड की जगत में धोखा मिलना एक आम बात होती है। विवेक पर पहली नजर डालने के बाद से ही उसे उस पर शक हो गया था। रॉयल आर्किड होटल इस शहर में एक फेमस जगह थी। इसकी शानदार बनावट की वजह से यहाँ कई अमीर लोग आते थे। ऐसा कहा जाता है कि इस होटल को चतुर्वेदी परिवार ऑन करता है। दूसरी मंजिल पर स्वीट 888 के अंदर बहुत ज्यादा हलचल हो रही थी। वहाँ 5 लोगों का एक ग्रुप बैठा हुआ था और उन सब की नजर एक आदमी पर टिकी हुई थी जो उनके सामने बैठा हुआ था। रॉयल आर्किड होटल के स्वीट नंबर 888 के आलीशान कमरे अंदर माहौल उत्सुकता से भरा हुआ था। ये कोई नॉर्मल गैदरिंग नहीं थी, बल्कि एक कुख्यात मंडली थी जिसका हेड चतुर्वेदी परिवार का बेटा और चतुर्वेदी एंटरटेनमेंट वेंचर्स का मिड लेवल मैनेजर देव चतुर्वेदी था। टैलेंट स्काउट की आड़ में देव ने कई बेहतरीन टैलेंट्स की जिंदगी बर्बाद करके रखी है। देव, तुम तो आज रात एक नई लड़की लाने वाले थे न? कहाँ है वो? रविवार ने चिढ़ाते हुए पूछा। उसके बाल तेल से सने हुए थे। वो यहाँ जरूर आएगी, चिंता मत करो, देव ने शांति से जवाब दिया। उम्मीद है कि तुमने फिर से उन लो लेवल क्लब से किसी को नहीं चुना होगा। हमारी शर्त याद है ना तुम्हें? अगर वो उनमें से किसी की निकली तो तुम्हें हमें 1 लाख रुपए देने होंगे। आकाश ने मजाक उड़ाया। वो कुर्सी पर अपने मोटे शरीर के साथ सोया हुआ बैठा था। तुम लोग देव पर शक क्यों कर रहे हो? वो कभी भी आसान चीजों में मजा नहीं ढूंढता है। देव के घमंड को और बढ़ाने के लिए एक और आदमी ने कहा। देव इस मजाक से बेपरवाह आगे बोला, चिंता मत करो, वो न सिर्फ हमारे साथ ड्रिंक्स के लिए आएगी बल्कि हमारी शाम को कई और तरीकों से और ज्यादा खुशनुमा बनाएगी। उसकी आवाज में दम था और उसकी आंखों में घमंड की चमक। तभी दरवाजा खुला और विवेक अंदर आया। उसके पीछे अंदर जाने के लिए लावण्या थोड़ी झिझकी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो चली गई। विवेक के इशारे पर उसने देव को ग्रीट किया। उसे ये पता था कि उसका फ्यूचर इस मीटिंग पर निर्भर करता है। लावण्या की खूबसूरती को देखकर कमरे में सन्नाटा छा गया। उसे घूरने वाली नजरें गलत इरादे से भरी हुई थीं और ऐसा लगा रहा था मानो भेड़िए उसके शिकार को घूर रहे हों। स्वीट 888 के आलीशान कमरे के अंदर माहौल अचानक तनाव और बेचैनी से भर गया। चतुर्वेदी परिवार के वारिस और बॉलीवुड के बादशाह देव चतुर्वेदी ने लावण्या से एक सवाल पूछा जो उनके सामने अजीब तरीके से बैठी हुई थी।
लावण्या, बॉलीवुड में पोजीशन के लिए हाई डिमांड को देखते हुए जो भी अप्लाई करता है वो बहुत टैलेंटेड होता है, लेकिन तुम उन सबसे अलग कैसे हो? मैं तुम्हें क्यों चुनूं? गहरी आवाज में बोलते हुए उसने एक वाइन ग्लास लावण्या की और सरका दिया। इस इशारे के पीछे के इरादे को अच्छी तरह से जानते हुए विवेक ने बोला, लावण्या, तुम मिस्टर चतुर्वेदी के साथ ड्रिंक क्यों नहीं करती? इससे यह बातचीत और भी आसान हो जाएगी। मुझे माफ कीजिएगा मिस्टर चतुर्वेदी, मैं शराब नहीं पीती, लावण्या ने जवाब दिया। उसकी आवाज आसपास मौजूद आदमियों की नजरों की वजह से लड़खड़ा रही थी। देव ने नाराजगी से कुर्सी में पीछे झुक गया और अपनी आंखें बंद कर लीं, जो ये दर्शा रहा था कि वो गुस्से में है। कमरे में तनाव बढ़ गया। विवेक अपने सीनियर को और ज्यादा परेशान न करवाने के लिए आगे बढ़ा और कहा, लावण्या, तुम्हें समझना चाहिए कि ऐसे मौके सबको नहीं मिलते। कई लोगों ने मिस्टर चतुर्वेदी से मिलने की कोशिश की है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसे बर्बाद मत करो। चलो भी मिस लावण्या, ये सिर्फ एक ड्रिंक है, यह सब बिजनेस का हिस्सा है। टेबल से एक और आवाज आई जो उससे और उकसा रही थी। अपने परिवार के फाइनेंशियल कंडीशन कवर अपने कंधों के ऊपर महसूस करते हुए लावण्या ने अपनी माँ के बारे में सोचा, जो उनके छोटे से फूड स्टॉल में बिना रुके मेहनत करती थी। जल्दबाजी में उसने ग्लास उठाया और पूरे ग्लास खत्म कर दी, इस उम्मीद में कि ये उसके अच्छे भविष्य का रास्ता खोलेगा।